दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए कृपया पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। निशा रूम के बाहर जैसे ही रिपोर्ट लेकर तेजी से बाहर निकली, वो फोन से बातें करते आ रही किसी लड़की से टकरा सामने से आ रहे निशान से जा टकरा वहीं निशान के कदमों में गिर पड़ी और सारे रिपोर्ट्स गिर कर बिखर गए। निशा को जैसे ही पता लगा सामने वाला लड़का वो निशान जी हैं, उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा कर ली। जी आप ठीक हो? आपको लगी तो नहीं? निशांत निशा से पूछा, लेकिन निशा कुछ जवाब नहीं देती है। निशा अपना सिर झुकाए ही रहती है। निशांत शायद वो लड़की किसी मुसीबत में लग रही थी, इसलिए वो तेजी से जा रही थी और आपसे टकरा भी गई। बिखरे पड़े रिपोर्ट्स को समेट हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, खैर छोड़िए। अपना हाथ झुकाकर आगे बढ़ाते हुए कहा, आप कब से यूं ही बैठी हैं? आई थिंक आपको चोट लगी है शायद। आप बुरा ना मानो तो मैं आपको डॉक्टर के केबिन तक छोड़ देता हूँ। निशा सोचते हुए, अगर मैं अपना हाथ दी तो उनको मेरा चेहरा दिख जाएगा और मैं ये कोई कीमत पर नहीं होने देना चाहती। दुपट्टा भी कुछ दूरी पर जा गिरा है, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकती। निशा निशान के हाथ देने पर भी नहीं उठी तो निशान खड़े होकर अपना सिर पकड़ लिया। यार तुम कैसी लड़की हो, कब से मैं तुम्हारी मदद करने की सोच रहा और तुम हो कि कुछ जवाब भी नहीं दे रही मेरा। तभी निशान का ध्यान कुछ दूरी पर गिरे दुपट्टे की तरफ गया। मन में सोचते हुए निशान दुपट्टे की तरफ आगे बढ़ा, शायद इसलिए वो वहाँ से नहीं उठ रही। दुपट्टा लाकर वापस निशा के पास लौट आया। दुपट्टा देने के लिए निशान झुकने वाला ही था, उसी वक्त अरमान भाई भाई का आवाज़ दिया। आवाज़ सुनते ही निशान खड़ा हो गया और अरमान की तरफ देखने लगा। अरमान फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और उसका ध्यान सामने नहीं था और वो सामने से आ रही नर्स से टकरा गया। निशान का ध्यान अरमान के तरफ ही था। इतने में निशा उठी और जल्दी से अपना दुपट्टा और रिपोर्ट्स निशान के हाथों से छीनते हुए दौड़कर वहाँ से भाग गई। निशान सोचते हुए, अजीब लड़की थी वो, मांग लेती मुझसे मैं दे देता, ऐसे छीन कर भागने की क्या ज़रूरत थी। निशा दौड़ते हुए, आज तो मैं बार बार बची, धन्यवाद भगवान जी। अरमान नर्स से, माफ़ कीजिएगा मुझे, मेरा ध्यान ही नहीं था। आप रुकिए, मैं उठाकर सारी दवाइयाँ दे देता हूँ। यंग जनरेशन की यही तो प्रॉब्लम है, गलती चाहे कितनी भी बड़ी कर लो, एक सॉरी बोलकर समझते मेरी कोई गलती ही नहीं। आपको पता है ये हॉस्पिटल है, फिर भी आप यहाँ ऐसे ही। खैर छोड़िए। और वो नर्स वहाँ से चली गई। निशांत अरमान के पास आता है, क्या हुआ, मुझे क्यों आवाज़ दे रहे थे? अरमान परेशान होते हुए, भाई मैं हॉस्पिटल में पता किया, यहाँ कोई सिया नाम की मरीज एडमिट नहीं। इतना बोलते हुए मायूस हो जाता है अरमान, लेकिन भाई मेरा दिल कहता है सिया इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे आसपास ही कहीं है, पर मुझे अभी तक कहीं नज़र नहीं आई। लगता है मुझसे सिया आँख मिचोली का खेल खेल रही हो। निशान, मुझे भी कई बार एहसास हुआ निशा यहीं कहीं है, और अभी अभी कुछ देर पहले की बात है जब वो लड़की सामने गिरी, एक पल के लिए लगा वो और कोई नहीं निशा जी थी। चलो ढूंढते हैं, होगी यहीं कहीं। निशा जब डॉक्टर के केबिन में पहुंचती है तब तक बाकी का टेस्ट हो चुका होता है। डॉक्टर एस सिंह, डॉक्टर बोले, अब तुम सिया को तैयार कर लो डॉक्टर से दिखवाने के लिए, बस डॉक्टर आते होंगे। निशा, कितना समय लगेगा डॉक्टर? ज़्यादा नहीं, बस कुछ देर और इंतज़ार करो। 10 मिनट के बाद पीके सिंह जब हॉस्पिटल में आए, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सच में भगवान का कोई रूप हो। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। अपने माता पिता को खोने के बाद उन्होंने प्रण किया था वो डॉक्टर बनेंगे, खास तौर पर दिल के डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि उनके माता पिता की मृत्यु दिल की बीमारी से ही बचपन में ही हो गई थी। आते ही डॉक्टर एस सिंह के केबिन में पहुंचे, जहां पहले से ही मौजूद थी और साथ में निशा भी। डॉक्टर एस सिंह के कहने पर उन्होंने सिया का रिपोर्ट देखा। उन्होंने कहा, जब सारी पेशेंट को देख लूँगा तब जाकर इस रिपोर्ट को हाथ लगाऊंगा। इससे पहले वो टेस्ट का रिपोर्ट देखूंगा जो मैं आज करवाने के लिए कहा था। डॉक्टर पीके सिंह ने कहा। डॉक्टर एस सिंह, 2 घंटे में लगभग रिपोर्ट्स आ जाएगी सर, अब तुम लोग जा सकती हो। डॉक्टर एस सिंह ने कहा, मैं जब बुलाऊंगा उस वक्त आना तुम दोनों, ठीक है? बोलकर दोनों निकल गई। धीरे धीरे डॉक्टर पीके सिंह ने लगभग आधी मरीजों का इलाज कर दिए। 2 घंटे से ज़्यादा
समय बीत चुका था। अरमान और निशान दोनों सिया और निशा को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रहे थे, लेकिन दोनों नहीं मिल रही थी। निशा को घबराहट अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोले? रिपोर्ट्स बाद में देखूंगा। डॉक्टर पीके सिंह लगभग सभी मरीज का जांच कर चुके थे। एक मरीज था बचा जिसको अभी देख रहे थे। डॉक्टर एस सिंह से, जिसे रुकने के लिए मैंने कहा था, वो दोनों बहनें कहाँ गई? उन्हें जल्दी बुला दीजिए। डॉक्टर पीके सिंह ने मरीज को देखते हुए कहा। जिसे कैंसर था, बहुत मासूम थी वो। हाँ, नाम सिया था। वही अरमान खड़ा था। जैसे ही सिया का नाम उसके कानों में पड़ा वो लड़खड़ा गया। आंखें भी नम थीं। निशान झटके से उठकर अरमान को पकड़ा। छोटे, तुम ठीक हो? उसे संभालते हुए कहा। निशा को पता था वो आखिरी मरीज निशान ही था। डॉक्टर के केबिन में जाते हुए उसने पहले ही देख ली थी। जब एस सिंह का निशा को कॉल आया तो कॉल रिसीव करने के बाद बोली डॉक्टर एस सिंह से। निशा बोली, केबिन में डॉक्टर के अलावा कोई ना हो तो तभी आप फ़ोन कीजिएगा। डॉक्टर बेटा, तुम जल्दी आओ, कोई नहीं है। और हाँ, सर को किसी मीटिंग्स के लिए निकलना है तो देर मत करना, बोल फ़ोन रख देते हैं। आप दोनों प्लीज़ केबिन से बाहर जाएं। दूसरे मरीज को भी मौका दीजिए, चेकअप करवाना है। जी सर, बोलते हुए निशांत अरमान को संभालते हुए केबिन से बाहर ले आया। निशा सिया को लेकर केबिन के अंदर गई और केबिन का दरवाज़ा बंद कर दी ताकि अरमान या निशांत उसे देख ना पाए। निशा के मन में डर था। सिया की तबीयत के बारे में जान गए तो सिया को भी पता चल जाएगा उसे ब्लड कैंसर है, जो मैंने बहुत दिन से छुपा कर रखी थी। अरमान और निशान केबिन के बगल वाले रूम में रुक गए ताकि सारी बात डॉक्टर का सुन सकें। दोनों खुद संभालते हुए, अरमान भाई, सिया ठीक तो हो जाएगी ना? दिलासा देते हुए निशांत, छोटे तुम चिंता मत करो, सिया जल्द ठीक हो जाएगी। भाई, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा सिया से कैसे नज़रें मिलाकर बात करूँगा। रोते हुए निशान से लिपट गया। दूसरी तरफ केबिन के अंदर काफ़ी सन्नाटा पसरा था। मन ही मन, भगवान जी मेरी बहन ठीक हो जाए। सिया व्हील चेयर पर बेहोश थी। डॉक्टर पीके सिंह, इनका ब्लड ग्रुप क्या है? निशा की तरफ देखते हुए पूछा। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव निशा है। निशा घबराते हुए बोली। डॉक्टर मुस्कुराए। तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। ये बात सुनकर निशा का आँख फटी की फटी रह गई। उसे यकीन हो ही नहीं रहा था। मन ही मन भगवान जी को शुक्रिया अदा कर रही थी। अरमान को संभालने में निशान भी भूल गया और डॉक्टर की बातों को नहीं सुन पाया। डॉक्टर पीके सिंह डॉक्टर एस सिंह के ऊपर गुस्सा करते हुए, आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि किसी के ज़िंदगी के परवाह नहीं? डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है और आप अपने पेशा को मजाक बना कर रखा है। डॉक्टर एस सिंह, लेकिन सर हुआ क्या है? समझ में नहीं आया। आप ये रिपोर्ट्स देखिए। रिपोर्ट्स को टेबल पर पटकते हुए कहा। अगर मैं नहीं होता तो आज इस लड़की की ज़िंदगी कैंसर का नाम लेकर मार ही देते। डॉक्टर पीके सिंह, आगे से आप ध्यान रखें, किसी की रिपोर्ट्स किसी से बदल ना जाए। डॉक्टर एस सिंह, माफ़ कीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। निशा खुश थी। उसके चेहरे पर आज कितने दिनों के बाद ये खुशी झलक रही थी। निशा सिया को उसी रूम में लेकर गई जिस रूम में सिया एडमिट थी। निशा के याद आया वो अपना फ़ोन केबिन में ही भूल आई। बेड पर लेटाकर सिया को फ़ोन लेने केबिन की तरफ चल दी। निशा को किसी ने पीछे से आवाज़ दिया, मैम। झट से निशा पीछे मुड़ी पर वहाँ कोई नहीं था। इतना समय काफ़ी था और अरमान सिया के रूम में घुस गया। निशा फिर से अपना कदम केबिन की तरफ बढ़ाने लगी। इतने में उसे आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे पीछे मुड़कर देखी तो कोई नहीं था। अचानक पीछे से कोई आया और निशा को बेहोश कर ऊपर की छत पर अपना कदम बढ़ाने चलने लगा। दूसरी तरफ उषा देवी गुरुजी आश्रम पहुंची और सबसे पहले निशांत का फ़ोन लिया उन्होंने। उसके बाद जब गुरुजी आसन लगाकर ध्यान कर रहे थे, जैसे ही गुरुजी को मालूम हुआ उषा देवी आई हैं। गुरुजी अपना आंखें खोलते हैं। काफ़ी परेशान और चिंतित लग रही हो पुत्री, कहो कैसे आना हुआ आश्रम? उषा देवी परेशानी जताते हुए बोली। आपसे क्या कहूँ मैं गुरुजी, बड़े बेटे की शादी टूट गई। वो लड़की मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन आपने जो मुझसे कहा उसके बाद उसके साथ अपने बेटे का रिश्ता कैसे कर दूँ? गुरुजी तुम कहना क्या चाह रही? और मैंने तुम्हें ऐसा क्या कहा था जिससे तुम अपने बेटे का रिश्ता तोड़ दी और उसके लिए कोई दूसरी दुल्हन ढूंढ भी ली?
गुरुजी नाराज होते हुए बोले। उषा देवी, गुरुजी आपने ही तो कहा था फ़ोन पर निशा जिससे आपको मिलवाने लाई थी वो मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। मतलब उस पर ऐसा कोई दोष है जिससे मेरे बेटे की शादी होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी, देश में आकर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमसे कोई भूल होगी सुनने में। उस लड़की से रिश्ता तोड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती की। उस लड़की के कदम बहुत शुभ थे। उसके माथे पर एक अलग ही प्रकार की तेज थी और बहुत संस्कारी भी, और तुमने रिश्ता तोड़ दिया। बहुत गलत की। वक्त रहते उसे अपनी घर की बहू बना लो। मिसा जो सिया की बेस्ट फ्रेंड है, उसके पापा शर्मा जी से फ़ोन पर निशा के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। शर्मा जी और वो लोग आज ही लड़की को देखना चाहते हैं। आप कहो तो उनको आज आपके घर ले आऊं। शर्मा जी हामी भर देते हैं। निशा के घर मेहमान आए। शर्मा जी बहुत खुश थे। चलो मेरी बेटे के लिए कोई दूसरा रिश्ता मिल गया। शर्मा जी मेहमानों के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भाई साहब, आप लोग इतनी दूर से आए हैं हमारी बेटी को देखने के लिए, लेकिन वो यहाँ नहीं है। माफ़ी चाहूँगा मैं आप सबसे। लड़का का पिताजी रामदास सिंह। भाई साहब, आप अपना हाथ क्यों जोड़ खड़े हैं? लड़की का कोई तस्वीर हो तो दिखा दीजिए। मुझे पता है आपकी दूसरी बेटी का तबीयत खराब है तो दोनों हॉस्पिटल में ही हैं। शर्मा जी एक तस्वीर को बढ़ाते हुए, भाई साहब ये रही मेरी बेटी की तस्वीर। मेहमानों को तस्वीर देखते ही निशा पसंद आ गई। रामदास सिंह, भाई साहब आपकी लड़की हमें बहुत पसंद आई। आप लेन देन की बात कर लें। शर्मा जी हिचकिचाते हुए, भाई साहब लेन देन? रामदास सिंह मुंह में पान चबाते हुए, भाई साहब कौनो दिक्कत तो नहीं आपको? आजकल के ज़माने में बिना दहेज की शादी नामुमकिन सा लगता है। शर्मा जी सोचते हुए, अगर ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया तो? नहीं नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। रामदास सिंह, वैसे भी आप हमें थोड़े दोगे, अपनी बेटी को दोगे। 10 लाख रुपए आप नगद तैयार रखिएगा। भाई साहब जी जी कहते हुए शर्मा जी हामी भर दिए। पर्दे के पीछे खड़ी निशा की माँ सब सुन रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी, खुद से ही सोचते हुए, कहाँ से लाएंगे हम इतने रुपए? पहले ही सिया की तबीयत में लगा चुके हैं, अब कहाँ से जुटा पाएंगे पैसे, वो भी 10 लाख? शादी के खर्चे तो अलग ही होगा। अपना माथा ठोकते हुए बोली, हाय रे मेरी किस्मत। शर्मा जी, भाई साहब अगर आप लड़के का कोई तस्वीर दिखा देते तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। रामदास सिंह जी, क्यों नहीं भाई साहब, ये लीजिए लड़के की तस्वीर, देख लीजिए ध्यान से, लड़का खड़ा सोना है। शर्मा जी, वैसे लड़का करता क्या है? भाई साहब लड़का का खुद बिजनेस है, मतलब खानदानी बिजनेस है, उसे ही संभालना है। आखिर इकलौता एक ही तो बेटा है। रामदास चतुराई से मन ही मन बोला। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अरमान सिया को बहुत प्यार भरी निगाहों से देखे जा रहा था। 1 महीने पहले की मुलाकात, ऐसा लग रहा था मानो जैसे वर्षों बाद मिला हो सिया से। अचानक सिया की आंखें खुली। सामने अरमान को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई, लेकिन सिया ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। अरमान सिया का हाथ पकड़ते हुए, सिया अपनी नज़रें मेरी तरफ करो, इतना बोला ही था अरमान की सिया अपना हाथ जोर से खींची। कहा, अरमान जी आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। आप लोगों ने जो मेरे दी के साथ किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। अरमान सिया का हाथ फिर से पकड़ा। आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो उसी दिन से घर को छोड़ दिया जिस दिन से माँ ने निशा भाभी से रिश्ता तोड़ दिया। मुझे कुछ पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं तो भाई को यहाँ लेकर आया था ताकि पहले जैसा मैं सब ठीक कर सकूँ। इतना सुनते ही अरमान की तरफ सिया अपना मुंह फेर लेती है। तभी वहाँ नर्स आती है। ये रहा आपका रिपोर्ट्स। सिया, अब आप बिल्कुल ठीक हो, आज आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। डॉक्टर पीके सिंह के अनुसार बिल्कुल ठीक हो। आपकी पहले वाली रिपोर्ट्स किसी दूसरे से बदल गई थी। ये सुन अरमान को सुकून मिला। शुक्रिया भगवान आपका जो मेरी सिया सही सलामत है। मैं तो ये सोचकर घबरा रहा था कि सिया से मैं अपनी नज़रें कैसे मिलाऊंगा। नर्स के जाते ही अरमान खुशी से खड़ा हुआ और सिया से लिपट गया। सिया की नाराज़गी कहाँ गायब हो गई। अरमान को उससे लिपटने के बाद उसे खुद पता नहीं चला। शायद दोनों का मोहब्बत था एक दूसरे के प्रति। अरमान कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। सिया भी अरमान की बाहों में ऐसे खोई थी जैसे बहुत दिन बाद सुकून का ये लम्हा उसे मिला था। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तभी दोनों होश में आए।
अरमान दरवाजे के पास जाकर देखा तो वहाँ निशांत था। निशांत अपना सिर एक हाथ से पकड़ा हुआ था। अरमान, क्या हुआ भाई? आपको ये चोट कैसे लगी? आप तो भाभी के पीछे गए थे ना? निशांत, चोट गहरा नहीं पर दर्द कर रहा। मैं निशा जी के पीछे पीछे ही चल रहा था। तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से डंडा मारा। तभी मैं नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो खुद को बंद कमरे में पाया। सिया अचानक दी कहाँ गई फिर? अरमान सिया के पास गया। मेरे तरफ देखो। अपना एक हाथ सिया के कंधे पर सर झुककर, रिलैक्स सिया, टेंशन मत लो, खुद को संभालो और हम सब मिलकर भाभी को ढूंढ लेंगे। अरमान, जब आपको किसी ने पीछे से मारा उस वक्त भाभी कहाँ थी? निशांत, मेरे नज़रों के सामने थी पर काफ़ी दूरी पर थी। मैंने उसे आवाज़ भी लगाया था लेकिन वो नहीं सुन पाई। भाई, कुछ सोचने का समय नहीं है हमारे पास। देर ना करते हुए भाभी को ढूंढते हैं। अरमान सिया को पकड़कर बेड के नीचे उतारा। आप जाने की क्यों जिद कर रही? यहीं आराम करती आप। अरमान सिया को समझते हुए बोला। सिया नम आंखों से बोली, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। दी को ढूंढने चलूंगी। चारों तरफ निशा को ढूंढने लगे सभी, पर निशा का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर निशांत छत के ऊपर निशा को ढूंढते हुए पहुंचा। तभी अचानक निशांत जोर से चीखा और बेहोश हो गया। अरमान और सिया को निशांत की आवाज़ सुनाई दिया। अरमान भाई की आवाज़ छत के तरफ से आई। भागते हुए अरमान और सिया दोनों छत के ऊपर पहुंचे। के बाद जो देखा तो अरमान सिया दोनों आश्चर्य हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच था या झूठ। छत के ऊपर सफ़ेद रंग के दुपट्टा खून से सना था। वहाँ एक लाश पड़ा था जो एक नर्स जो सिया को डॉक्टर पी के सिंह का रिपोर्ट देने आई थी। सिया की नज़र दुपट्टे की तरफ अचानक गया। दौड़ते हुए दुपट्टे के पास गई, अपने हाथ में दुपट्टे को लेकर। ये तो निशा दी की दुपट्टा है। घबराते हुए खून से सना, लेकिन दी कहाँ गई? जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। अरमान निशान को उठा बैठाकर दौड़ते हुए सिया के तरफ भागा। झुककर सिया के कंधों पर अपना हाथ रखा, दिलासा देते हुए। सिया, भाभी जल्द ही मिल जाएगी। तुम भगवान के लिए चिंता मत करो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। निशान की आंखों में आंसू थे। निशा कहाँ गई होगी? सारी घटना पुलिस को फ़ोन पर निशान बताया। तब जाकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। एक नर्स को इतनी बेरहमी से किसने कत्ल किया और क्यों किया होगा? पुलिस सोचते हुए सबसे वहां पूछताछ किया, लेकिन ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा जिससे निशा तक जाने का कोई रास्ता मिले या कातिल तक पहुंच सके। पुलिस नीचे आया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए किसी सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। छानबीन बहुत करने के बाद पता चला कुछ गुंडे एक लड़की को गली नंबर 4 की तरफ ले जा रहा था, वो भी ज़बरदस्ती, किसी ने कहा। दूसरी तरफ 10 लाख रुपए की चिंता थी। निशा के माता पिता के मन में कहाँ से आएगी इतने सारे पैसे? शर्मा जी अपना एक हाथ से सिर पकड़ के बैठे थे, दूसरा हाथ सोफे पर था। शर्मा जी अपनी पत्नी से, बस लगता है मुझे अब इस घर को गिरवी रखना ही पड़ेगा, परेशान होते हुए, कल मैं बुला लेता हूँ। शर्मा जी का एक दोस्त वकील था, सुरेश, जो ऐसे लोगों को बहुत जानते थे जो गिरवी घर रखने पर पैसे देते थे। सुरेश की मदद से शर्मा जी अपना घर गिरवी रख दिया और उनको 10 लाख रुपए मिला। शर्मा जी पैसे लेकर आ रहे थे। रास्ते में आते वक्त बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा, लेकिन थोड़े बहुत चोट लगे हुए थे। शर्मा जी बहुत उदास थे। घर गिरवी होने वजह से अपनी खुशियाँ मना भी नहीं पा रहे थे। घर आते ही शर्मा जी की पत्नी बोली, सुनिए जी, इतने बड़ी रकम घर में रखना ठीक नहीं है। जाकर भाई साहब के साथ समधी जी के घर ये पैसे दीजिए। शर्मा जी अकेले ही लड़के के घर गए और पैसे अपने समधी जी को दे आए। शर्मा जी घर आते ही पत्नी से बोले, परसों समधी जी घर आएंगे शादी की तारीख तय करने। शर्मा जी एक गिलास पानी ले आइए आप। आराम से सोफे पर बैठते हुए बोले। शर्मा जी निशा के पास फ़ोन किए। एक बार फ़ोन रिंग हुआ और तुरंत ही फ़ोन बंद हो गया। सिया के पास फ़ोन किए तो उसका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था। निशा जब मिस कॉल देखेगी तो कॉल करेगी ज़रूर। शर्मा जी सोफे पर रिलैक्स होकर सोफे पर ही लेट गए। दूसरी तरफ 3 घंटे बाद सिया का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे समय बीत गया, रात हो गई, लेकिन निशा नहीं मिली। सभी की चिंता बढ़ने लगी। शर्मा जी अपना फ़ोन देखते हुए, अभी तक कॉल की नहीं, कुछ परेशानी तो नहीं, शायद थकी होगी वो। नेक्स्ट डे पुलिस को एक कॉल आया कि महद्दू घाट पर एक लड़की
पड़ी है जो बहुत बुरी हालत में है। पुलिस को खबर मिलते ही अपनी पूरी टीम के साथ महेंद्रू घाट पहुंचे। जब वो लड़की बहुत बुरी हालत में थी, घटना स्थल के पास पहुंचते ही पुलिस छानबीन करना शुरू किया। काफ़ी भीड़ इकट्ठा पहले से ही वहां थी। पुलिस सोचते हुए बोला, सबसे पहले इस लड़की को किसने देखा और यहाँ से किसने पुलिस को खबर दिया? एक महिला भीड़ इकट्ठा था, उसी में से बोली, जी सर, मैंने आपको फ़ोन की थी। पुलिस पूछा, आपने इस लड़की के आसपास किसी को देखी थी? तो महिला ने जवाब दिया, नहीं सर, मैं जब इस घाट की तरफ टहलते हुए आई तो यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखा। उस वक्त काफ़ी सन्नाटा छाया था। शर्मा जी सुबह उठते ही अपना फ़ोन देखा तो घबराए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सिया और निशा को कॉल किया बहुत, पर उन्होंने अभी तक मुझे फ़ोन नहीं किया। सब ठीक तो है ना हॉस्पिटल में? निशा की माँ, आप मुझे ज़रा एक कप चाय पिला दीजिए, मैं हॉस्पिटल होकर आता हूँ। जी आप बैठिए, मैं अभी लाई। निशा की माँ बोलकर किचन के तरफ अपना कदम बढ़ाई। शर्मा जी टेबल पर पड़ा न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ना शुरू किए ही थे। तब तक उनकी पत्नी चाय लेकर आई। ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। शर्मा जी, लगता है बेटियों को आप बहुत याद कर रहे हैं, जाकर मिल आइए उनसे। शर्मा जी, मैं तो सोच ही रहा हूँ उनसे मिल आऊँ। मन में एक बेचैनी सी क्यों हो रहा मुझे, जैसे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी शर्मा जी की पत्नी बोली, घर तो गिरवी रख दिए हैं हम लोगों ने, इससे ज़्यादा बड़ा मुसीबत क्या हो सकता है हमारे लिए? जिस दिन हमारी बेटी विदा होगी इस घर से, उसी दिन हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। बहुत कहने पर उन्होंने हमें रहने के लिए और शादी करने के लिए इजाज़त दिए, वरना हमें गांव से निशा की शादी करनी पड़ती। दूसरी तरफ महेंद्रू घाट पर अलग ही नज़ारा था। उस क्षेत्र को पुलिस द्वारा सील कर किया गया ताकि मुजरिम को पकड़ा जा सके। लेडी कांस्टेबल घुटने भर पानी तक उस लड़की के पास पहुंची। हालत उस लड़की की बहुत ख़राब थी। उसके कपड़े फटे थे। ऐसा देखने में लग रहा था जैसे उसके साथ ज़बरदस्ती की गई हो। उस लड़की की सांसें अभी चल रही थी। जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, सारी लेडी कांस्टेबल जोर से बोली। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया गया और उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अरमान को फ़ोन आया पुलिस का। उन्होंने कहा, आप पुलिस स्टेशन पहुँचे, मुझे कुछ मिला है जिसे आपको पहचानना होगा। क्या वो निशा जी का है? फिर पुलिस ने कहा, एक लड़की मिली है महेंद्रू घाट के पास। उस लड़की की बहुत बुरी हालत थी। मुझे लगता है वो निशा हो शायद। आप लोग उनसे मिल लो एक बार, क्योंकि चेहरा खून से सना था, पहचान नहीं हो पाया। आखिर वो लड़की कौन है? जल्दी जल्दी तीनों पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस को जो मिला था उस लड़की के आसपास वो सारी चीज़ें उनको दिखाए। सिया मन ही मन, भगवान जी ये सब चीज़ें मेरी दी का ना हो। फिर अचानक सिया की नज़र दुपट्टे पर गई। ये तो दी का दुपट्टा है। आज यही दुपट्टा उन्होंने ओढ़ रखी थी। सिया रोने लगी। अरमान, सिया खुद को संभालो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। उनसे मिलने के बाद पता तो चल ही जाएगा आखिर निशा भाभी है या नहीं। निशान मन ही मन सोच रहा होता है, मैं क्या करने आया था और यहाँ क्या हो रहा? अब मैं कहाँ ढूंढूं निशा जी को, समझ नहीं आ रहा। ये सब आपकी वजह से हुआ माँ। आप ना मेरे रिश्ता तोड़ती और ना ये सब होता। आपकी एक जिद ने देखो क्या कर दिया। अगर निशा जी को कुछ हुआ माँ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। अरमान भाई, आप कहाँ खो गए? चलिए हॉस्पिटल आ गए। अरमान सिया का हाथ पकड़ उसे ऑटो से उतारा। निशान भी ऑटो से नीचे उतर आया। हॉस्पिटल बाएं तरफ था। लेकिन निशान दाएं तरफ चल पड़ता है। परेशान बहुत था निशांत। सामने से तेज रफ्तार से कार आ रही थी। अरमान पीछे से आवाज़ दे रहा था, भाई हटो आगे से आप। निशांत ना गाड़ी का हॉर्न सुनता है और ना अरमान की बात। फिर अरमान दौड़ते हुए गया और निशान का हाथ पकड़कर कार के सामने से हटाया। निशान होश में आया। अरमान गुस्से में अभी क्या हो जाता, आपको अंदाज़ा भी है इसका? जाना तो उस तरफ थी, लेकिन आप इस तरफ क्यों आए? निशान कुछ नहीं बोलता। शर्मा जी घर से हॉस्पिटल के लिए निकलने वाले ही थे, तभी अचानक उनकी पत्नी की चीख सुनाई दी। दौड़ते हुए शर्मा जी घर के अंदर आए। क्या हुआ? इतना बोल ही थे शर्मा जी, तभी उनकी पत्नी उनके सामने से हटती है। शर्मा जी का ध्यान टीवी के तरफ गया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। शर्मा जी और उनकी पत्नी देर न करते हुए घर से दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचे। वहां जाकर पता चला तो
जो समाचार में दिख रहा था वो सच है। शर्मा जी को और घबराहट होने लगी। मेरी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। मुझे आज पता चला। सिया कहाँ है? शर्मा जी सिया को फ़ोन किया पर सिया का फ़ोन नहीं लगा। शर्मा जी की पत्नी रोते हुए, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी भी आ जाती, पता नहीं किस हालत में होगी मेरी दोनों बेटियां। तभी शर्मा जी को कॉल आया, जिसे सुनकर वहीं हॉस्पिटल में बेहोश हो गए। आज निशा की शादी का तारीख तय करना था। सिया मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, हॉस्पिटल वाली लड़की मेरी बहन ना हो। जैसे हॉस्पिटल के अंदर अरमान, सिया और निशान पहुंचते हैं तो उन्होंने किसी नर्स के मुंह से कहते हुए सुना, जो सुबह आज हॉस्पिटल में लड़की एडमिट की थी उसका किसी ने रेप किया था। रिपोर्ट्स आने के बाद साफ हो गया कि उस लड़की का किसी ने रेप ही किया था। ये बात जब उस पीड़ित लड़की को पता चला, उसने अपने हाथ के नस को काट लिया। जीने का हौसला तो बहुत था उसमें, पर खुद को और परिवार को बदनामी का जहर घुटना ना पड़े, इसलिए उसने खुद के हाथ का नस ही काट लिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा उस लड़की के लिए, पता नहीं वो बच पाएगी भी या नहीं। बहुत ज़्यादा खून बह गया। कुछ दूर पर खड़ी सिया दौड़ते हुए उस नर्स के पास आ गई। सिया घबराते हुए, क्या आप सच बोल रही हैं? क्या सच में उस लड़की के साथ रेप किया है किसी ने? नर्स हाँ में जवाब दी। सिया रोने लगी। अरमान पास आया, सिया के कंधे पर हाथ रख उसे पकड़ पास में रखी कुर्सी पर बैठाया। अरमान, सिया खुद को संभालो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा यकीन करो, वो निशा भाभी नहीं होगी। मेरा दिल कहता है जहाँ भी है वो सही सलामत है। अब जल्दी से अपना आंसू पोंछ लो, तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। कितना बार बताऊं मैं? अरमान सिया को समझा ही रहा था, तभी अचानक निशान ने जोर से दीवार पर एक मुक्का मारा, जिससे निशान का हाथ छिल गया और हाथ से खून बाहर आने लगा। सिया और अरमान दोनों निशान के पास झटके से जा खड़े हुए। सिया, जीजू ये आप क्या कर रहे हैं? आप खुद को ऐसे तकलीफ दोगे तो क्या दी मिल जाएगी? हम सबको मिलकर ढूंढना है निशा दी को। आप देखो अपने हाथ कितना खून बह रहा है। अरमान एक नर्स को लेकर आया। उस नर्स ने निशान का मरहम पट्टी की। अरमान गुस्से से, क्या कर रहे हो भाई आप बच्चे नहीं हो कि आपको हर बात समझानी पड़ेगी मुझे? भाभी को ढूंढने की जगह आप खुद को तकलीफ दे रहे। इतना अरमान बोला ही था कि बाहर से एक रोती हुई महिला का आवाज़ सुनाई दिया, जो हॉस्पिटल के अंदर ही आ रही थी। तभी उस नर्स के मुंह से उस महिला को देखते हुए निकला, जिसकी बेटी का इज्जत लूट गई हो और इस दुनिया से चली भी गई। वो माँ रोने के अलावा क्या करेगी? अरमान नर्स से, क्या आप जानती हैं कि वो महिला उस लड़की की माँ है? नर्स ने कहा, जी ये खबर पूरे पटना में वायरल हो तरह हो फैल गई। आखिर पुलिस को इस लड़की के माता पिता को पता मिला, लेकिन बहुत देर हो गई। अपनों का हौसला मिलना चाहिए था जीने के लिए। उसे उस वक्त बिल्कुल अकेली थी। सिया रोते हुए नर्स से पूछी, मैम क्या वो लड़की सच में इस दुनिया को छोड़ दी? नर्स ने कहा, जी अब वो नहीं रही इस दुनिया में। आखिर कब तक वो भी दर्द को सहन करती? दूसरी तरफ निशा के पिताजी का फ़ोन आया। शर्मा जी फ़ोन उठाए। निशा के पिताजी ने कहा, भाई साहब अगर आप हाँ कहें तो मैं मेहमान को घर ले पहुंच जाऊं। आपके घर बताया तो था आपसे, मैं निशा की बेटियां के होने वाले ससुराल वाले आने वाले हैं शादी की तारीख तय करने। शर्मा जी दिल के साफ आदमी निशा के पिताजी को सब कुछ सच सच बता दिए तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आज का दिन रोक देता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आज और कल रोक कर मेहमानों को रख सकता हूँ। ज़्यादा दिन रोका तो कहीं रिश्ता तोड़ ना दें वो लोग। शर्मा जी, कुछ देर बाद उनके फ़ोन पर कॉल आया। शर्मा जी सोचते हुए बोले, क्योंकि नंबर पहचान का ही था। शर्मा जी सिर्फ हेलो ही बोला था, तभी उधर से आवाज़ आया, बेटी चाहिए तो 10 लाख का इंतजाम करो और पुलिस को खबर देने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी बेटी जान से हाथ धो देगी। मुझसे ज़्यादा होशियारी नहीं करना समझे, और फ़ोन कट गया उधर से। शर्मा जी तो ये सब सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उनको सांप सूख गई हो। उनकी पत्नी, क्या हुआ जी? आप कुछ बोलेंगे मुझे? मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है, कुछ तो कहिए। लेकिन शर्मा जी खामोश खड़े थे। कुछ देर बाद शर्मा जी को अननोन नंबर से व्हाट्सएप ऐप पर वीडियो आया, जिसे देखने के बाद शर्मा जी वहीं हॉस्पिटल में गिरकर बेहोश हो गए। शर्मा जी की पत्नी शर्मा जी को उठाते हुए बोल रही थी, क्या हुआ जी? उठिए ना आप। शर्मा जी जब आंखें नहीं खोले तो उनकी पत्नी रोने लगी और हॉस्पिटल में मौजूद लोगों की सहायता से उनकी पत्नी ने शर्मा जी को सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया।
शर्मा जी के फ़ोन से उनकी पत्नी सिया का नंबर मिलाया। कॉल लग गई। सिया कॉल उठाकर, हेलो पापा, आप कैसे हैं? शर्मा जी की पत्नी खुद को संभालते हुए बोली, सिया बेटा, तुम कहाँ हो? सिया, क्यों मम्मी, क्या हुआ? मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ ना। फिर सिया बोली, आप रो क्यों रही हो? मम्मी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उन्होंने जवाब दिया, अपनी माँ से झूठ क्यों बोल रही हो सिया? इतना ही बोली थी। तभी सिया समझ गई मम्मी को सब कुछ पता लग चुका है। तुम अब जल्दी से आ जाओ सिटी हॉस्पिटल जहाँ तुम एडमिट थी। तुम्हारे पापा बेहोश हो गए हैं। अचानक। सिया, क्या? सिया परेशान होते हुए, अरमान जी, जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल चलिए, पापा अचानक बेहोश हो गए हैं और उनको सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मम्मी पापा दोनों शायद पता चल गया है दी किडनैप हो गई हैं। बाकी बातें बाद में सोचेंगे, अभी जल्द सिटी हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। अरमान हड़बड़ी में बोला। निशांत वहीं खामोश खड़ा सब सुन रहा था, लेकिन अपने मुंह से कुछ बोल नहीं रहा था। तीनों वहां से सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रास्ते में सिया के फ़ोन पर कॉल आया, वो भी अनजान नंबर से। सिया फ़ोन उठाकर कुछ बोल पाती उससे पहले कॉल कट गया। ये अनजान नंबर किसका था? बोलते हुए सिया दोबारा उस नंबर पर कॉल की, लेकिन फ़ोन बंद बताने लगा। सिया मन ही मन सोच रही थी, ये किसका नंबर हो सकता है? पहले तो कभी इस नंबर ने से मुझे कॉल नहीं आया था। खैर, किसी का भी हो, जिसे ज़रूरत होगी वो खुद कॉल करेगा मुझे। दूसरी तरफ उषा देवी मिथिला से पटना पहुंची। निशा के घर पहुंचने के बाद उषा देवी पहुंची। उन्होंने देखा घर के बाहर ताला लटक रहा था। उषा देवी हैरान थी, क्योंकि उनको तो खबर मिली थी शर्मा जी घर पर ही हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। उषा देवी शर्मा जी को कॉल की, लेकिन कॉल बिजी बता रहा था। उषा देवी निराश होकर अपने गाड़ी में बैठ रही थी। उसी वक्त शर्मा जी के घर के सामने से मिशा के पिताजी गुजर रहे थे। उन्होंने उषा देवी को देख लिया। मिशा के पिताजी रिश्ता तोड़ने के बाद अब यहाँ क्या करने आई हैं? जले पर नमक छिड़कने। उषा देवी झट से पीछे मुड़ी। इतना सुनते हुए, क्या कमी थी निशा बिटिया में जो आपने ये रिश्ता तोड़ दिया? बहुत गलत किया आप शर्मा जी के साथ। उषा देवी, वही गलती अब सुधारने आई हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं शर्मा जी का पूरा परिवार कहाँ गए हैं? अब क्या करेगी आप उनसे मिलकर? अब तो निशा का शादी तय हो चुका है। आप अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ लो। उषा देवी आश्चर्य से, क्या इतनी जल्दी तय भी हो गई रिश्ता? वर्मा जी, मिशा के पिताजी, हाँ जी। वैसे अच्छा है शर्मा जी यहाँ से गायब हैं। उषा देवी अपने दोनों हाथ शर्मा जी के सामने जोड़ खड़ी हो गई। अगर आपको पता है शर्मा जी इस वक्त कहाँ है तो मुझ पर रहम कर बता दीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता आपका यहाँ। अब आपका यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाला। अच्छा होगा आप मिथिला चली जाएं। मुझे पता भी होता तो मैं आपको कभी नहीं बताता शर्मा जी कहाँ हैं। उषा देवी हताश होकर अपनी कार में बैठी ड्राइवर अनिल, जो कुछ दिन पहले उषा देवी के घर ड्राइवर की नौकरी पकड़ा था, कार में मिथिला की तरफ ले लो। कुछ दूर जाने के बाद फिर उषा देवी ड्राइवर को बोली, कार रोको। अनिल, तुम भी तो पटना से हो ना? जी मैडम जी। अनिल बोला, फिर तुम मुझे कोई अच्छा सा होटल ले चलो। मैं बिन बताए पता किए यहाँ से मिथिला नहीं जाऊँगी। जी मैडम जी, मैं अभी ले चलता हूँ आपको। कुछ दूर जाने के बाद अनिल एक बड़े से होटल के सामने कार को रोका। मैडम जी, ये होटल काफ़ी अच्छा है। उषा देवी, ठीक है, चलो फिर अंदर तुम जाकर 2 रूम की बुकिंग करवा लो। जी मैडम जी बोलकर अनिल चला गया। सिया, निशांत और अरमान सिटी हॉस्पिटल में पहुंचे। उस रूम में पहुंचे तीनों जहां शर्मा जी थे। सिया की आंखें पापा की तरफ गई। शर्मा जी स्ट्रेचर पर बेहोश थे और उनको ऑक्सीजन भी लगा था। सिया की आंखें आंसुओं से भरा था। सिया शर्मा जी के पैर के पास बैठ गई। सिया माँ की तरफ रोते हुए देखी, फिर बोली, माँ, पापा को अचानक क्या हुआ? वो क्यों बेहोश हो गए? माँ रोते हुए बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आया बेटा। तुम्हारे पापा को एक फ़ोन आया, बात करने के कुछ देर बाद इतनी हालत ख़राब होने लगी। उसके बाद इन्होंने कुछ देर बाद फिर से फ़ोन के तरफ देखा। उसके कुछ देर बाद ही ये बेहोश होकर गिर पड़े। मैं पूछ रह गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। सिया बेटा, यहाँ अरमान और निशान दोनों क्यों आए हैं? और निशा कहाँ गई है? तुम्हारे साथ ही थी। अरमान सिया के माँ के पास आकर बैठ गया। आंटी जी, आप चिंता मत करिए, भाभी जहाँ भी होगी सही सलामत होगी, आप चिंता मत कीजिए। क्या मतलब? निशा कहाँ गई? सिया रोते हुए, माँ, दी को किसी ने किडनैप कर लिया है। अभी तक पता नहीं वो कहाँ है। दी को किसने किडनैप किया कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन पुलिस दी को ढूंढ रहा। जल्द पता चल जाएगा दी कहाँ है। सिया की माँ अपना सिर पीटते हुए, ये क्या हो गया भगवान, मुझे तो यहाँ से पता कुछ और ही चला।
निशा को जब 2 दिन बाद लड़के वाले आएंगे तो किसे दिखाएंगे? उस दिन शादी की तारीख भी तय होने वाली है। बहुत मुश्किल से ये रिश्ता मिला है। इतना सुनते ही निशान सिया के माँ के पैरों पर गिर गया। भगवान के लिए माँ जी, ये रिश्ता रोक दीजिए। मैं निशा के साथ और उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझे जैसे ही पता चला माँ ये रिश्ता तोड़ दी है, मैं आप सबसे बात करने आ गया, लेकिन यहाँ आने के बाद ये सब हो गया। सिया, पापा उठ जाओ, अब आपकी बहुत ज़रूरत है अभी। अरमान, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ और पूछता हूँ अचानक अंकल को आखिर हुआ क्या। जैसे ही अरमान अपना कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाया, उसी वक्त वहाँ डॉक्टर आए। रिपोर्ट्स और डॉक्टर की बात सुनने के बाद सिया मुंह से अचानक क्या निकला। सिया की माँ लड़खड़ा कर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर आते ही, इनको किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं थी? सिया, जी नहीं डॉक्टर, पापा को किसी बात की परेशानी नहीं थी। माँ, पापा किसी बात से चिंता में थे क्या? माँ रोते हुए सिर झुका ली। सिया, अगर ऐसा कुछ है तो बता दो माँ, डॉक्टर पूछ रहे हैं। माँ, नहीं, तुम्हारे पापा को किसी बात की चिंता नहीं थी और उनको किसी बात की परेशानी भी नहीं। डॉक्टर सोचते हुए, फिर इनको कुछ दिन के आसपास सीने में दर्द होने जैसे कोई परेशानी हुई थी? जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन शर्मा जी को कभी कभी बहुत उदास देखती थी और उस वक्त उनका हाथ सीने पर रहता था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके सीने में दर्द हो रहा हो। कई बार मैं उनसे सवाल भी की, लेकिन उनका जवाब मुझे नहीं दिया। उन्होंने शर्मा जी की पत्नी बोली। सिया परेशान होते हुए, डॉक्टर आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर पापा को हुआ क्या है? रिपोर्ट्स में क्या आया है? डॉक्टर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके पिताजी को पहला हार्ट अटैक आया था। सही समय पर उनको एडमिट नहीं कराया जाता तो इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। खैर, अब ये खतरे से बाहर हैं। इतना सुनते ही शर्मा जी की पत्नी वहीं फर्श पर गिर पड़ी। अरमान झट से आया और उठाते हुए, खुद को संभालिए आंटी जी, इनको किसी बात का सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। इनको आराम की सख्त ज़रूरत है और इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जितना हो इनको खुशियां देने की और खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। ये रही इस पेशेंट का रिपोर्ट। डॉक्टर अपने हाथ में लिए फाइल को टेबल पर रखते हुए कहा। अरमान झट से रिपोर्ट्स को उठाकर पढ़ने लगा। डॉक्टर के जाने के बाद अरमान, इसमें भी लिखा है कि अंकल को इससे पहले भी मिनी अटैक भी आया था। सिया सुनकर हैरान थी। पापा, हम सबसे इतनी बड़ी बात को छुपाया? सिया माँ की तरफ देखते हुए बोली, क्या आपको भी नहीं पता था माँ? पापा माँ सोचते हुए बोली, मुझे भी कहाँ पता था। सिया पापा के पैर के पास ही बैठी थी। तभी शर्मा जी के फ़ोन का घंटी बजा। सिया, माँ आप रुको, मैं उठाती हूँ फ़ोन को। सिया फ़ोन हाथ में उठा। उसने देखा तो अननोन नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। सिया कॉल उठाकर कान से चिपकाई, कुछ बोलती उससे पहले ही फ़ोन कट गया। किसका नंबर था? बिना कुछ बोले फ़ोन कट गया। तभी अचानक निशांत हॉस्पिटल से गायब हो गया। अरमान, सिया जी आपने भाई को देखा क्या? सिया, मैं जीजू को नीचे देखी, रोड क्रॉस करते हुए खिड़की से। पता नहीं वो कहाँ जा रहे थे। मैं आवाज़ भी लगाई, लेकिन गाड़ियों के आवाज़ से जीजू को सुनाई नहीं पड़ा। शायद यहीं कहीं गए होंगे, कुछ देर बाद वो आ जाएंगे। अरमान लंबी सांस लेते हुए बोला। सिया दी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। अरमान जी दी कहाँ होगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, उनको किडनैप कौन कर सकता है? अरमान से सिया निशा के बारे में बात कर ही रही थी। उसी वक्त सिया के फ़ोन की घंटी बजी। अरमान रूम से बाहर निकल गया। सिया अपने हाथ में फ़ोन की तरफ देखी तो आश्चर्य रह गई, क्योंकि सिया के फ़ोन के स्क्रीन पर निशा दी नाम फ्लैश हो रहा था। सिया हड़बड़ी में फ़ोन को उठाते हुए हेलो बोली। उसी वक्त सिया की फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सिया गुस्से में, फ़ोन को अभी बंद होना था। पता नहीं कौन था कॉल पर। दीदी का नंबर था, शायद वही फ़ोन कर रही हो मुझे। सिया बैठी थी, अचानक उठकर खड़ी हो गई। मुझे अभी उस नंबर पर कॉल करके देखना होगा, कहीं दी कोई मुसीबत में तो नहीं फंसी हैं। पर पुलिस का कहना है कि दी का किसी ने किडनैप कर लिया। मिले सबूतों के आधार पर ऐसा भी तो हो सकता है कि दी का फ़ोन अपना उसके पास हो और किडनैप से बचकर हमें कॉल कर रही हो मदद के लिए। पापा के फ़ोन से दी को कॉल करती हूँ। सिया निशा के नंबर पर कॉल की, लेकिन निशा का फ़ोन बंद बताने लगा। सिया की आंखों में आंसू छलक आए थे। आंसुओं को पोंछते हुए रूम से बाहर आती है, चारों तरफ नजरें घुमाकर देखते हुए। अरमान जी कहाँ चले गए? शायद मम्मी के साथ नीचे दवा लेने गए हों। नीचे आकर देखती हूँ। अरमान जी से बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वही कुछ बताएंगे क्या करना है, या मैं ये बात पुलिस को कॉल करके बता दूँ?
सिया का ध्यान हॉस्पिटल में माता रानी के मंदिर के पास गई। सिया उस मंदिर के पास हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हे माँ, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। मैं दी जहाँ कहीं भी हो उन्हें सही सलामत रखना। मुझे ऐसा क्यों हर बार लगता है जैसे मैं दी इसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। दूसरी तरफ उषा देवी अनिल की मदद से शिवम होटल कॉन्प्लिक में 2 कमरा बुक कर ली, जो सिटी हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर था। अनिल के साथ मिलकर उषा देवी शर्मा जी के घर के ऊपर नज़र रखने लगी। अनिल उषा देवी कार के पीछे बैठी सीट पर से बोली, अनिल जी मैडम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उषा देवी बोली, मदद क्या चाहिए मैडम? बस ये बात बता दीजिए, आपका काम हो जाएगा। शर्मा जी के पास पड़ोस में जाकर उनके बारे में पूछने की कोशिश करो, शायद शर्मा जी के बारे में कुछ पता चले। आखिर पूरा परिवार गया कहाँ है? मैं तो नहीं जा सकती, लेकिन तुम जा सकते हो। अनिल मन ही मन, मैं यही तो चाहता था कि आप मुझे कुछ वक्त अकेला रहने दें ताकि मैं अपना अगला कदम बढ़ा सकूं प्लान के अनुसार। मन ही मन मुस्कुराने लगा। जी मैडम जी, आपका काम हो जाएगा। मैं यही कार पार्क कर देता हूँ और आप इसी कार में बैठी रहना जब तक मैं ना आऊँ। उषा देवी, ठीक है, मैं तुम्हारा कार में ही इंतजार करूँगी। तुम अब जल्दी से जाओ। अनिल कार पार करके मुस्कुराते हुए अनिल सीधा सिटी हॉस्पिटल की तरफ चल दिया, लेकिन उसे तो शर्मा जी के पड़ोस में जाना था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।